23 जुलाई 2012 भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बिजली आपदाओं में से एक। कुछ ही मिनटों में उत्तरी और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से अंधेरे में डूब गए। अगले दिन 31 जुलाई को स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। करीब 60 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 400 से अधिक ट्रेनें रुक गईं, दिल्ली मेट्रो बंद हो गई, पानी की आपूर्ति बाधित हुई, ट्रैफिक सिस्टम ठप पड़ गया। पश्चिम बंगाल और झारखंड में सैकड़ों खनिक जमीन के भीतर फंस गए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा ब्लैकआउट कहा। उस दिन भारत ने एक सबक सीखा। ऊर्जा केवल विकास का विषय नहीं है। ऊर्जा राष्ट्रीय सुरक्षा है। ऊर्जा आर्थिक शक्ति है। ऊर्जा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा है। और आज करीब 14 साल बाद भारत के पश्चिमी छोर पर कच्छ के नमक भरे रेगिस्तान में एक ऐसी परियोजना आकार ले रही है जो शायद भारत की ऊर्जा कहानी को बदल सकती है। लेकिन ये कहानी केवल बिजली की नहीं है। ये कहानी है ऊर्जा सुरक्षा की, चीन पर निर्भरता कम करने की, यूरोप के कार्बन टैक्स की, भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा की और उस भविष्य की जहां शायद हर भारतीय केवल बिजली खरीदेगा नहीं बल्कि बिजली पैदा भी करेगा। नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल टीवी। इतिहास पर नजर डालिए। ब्रिटेन ने कोयले के दम पर औद्योगिक क्रांति की। अमेरिका ने तेल और गैस के बल पर महाशक्ति बनने का सफर तय किया। रूस की भू राजनीतिक ताकत का बड़ा हिस्सा उसकी ऊर्जा संपदा में आता है। और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। लेकिन एक चुनौती है, भारत अभी भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा आयात करता है। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी और कई मामलों में कोयला भी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा अभी भी वैश्विक ऊर्जा बाजार पर निर्भर है। और यही कारण है कि भारत पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन करने की कोशिशें कर रहा है। भारत ने चुना कच्छ को, एक ऐसा इलाका जिसे कभी बंजर माना जाता था, जहां दूर दूर तक नमक का सफेद रेगिस्तान दिखाई देता है, जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां कभी लोग खेती के लिए संघर्ष करते थे और जहां मोबाइल नेटवर्क तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन आज यही कच्छ भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। सवाल है, आखिर क्यों? जब भारत के पास राजस्थान का थार रेगिस्तान है, लद्दाख का विशाल पठार है, मध्य प्रदेश की खुली भूमि है, तो फिर कच्छ ही क्यों? इसका जवाब 3 शब्दों में छिपा है: सूरज, हवा और जमीन। सबसे पहले बात सूरज की। कच्छ भारत के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां पूरे वर्ष सबसे अधिक सोलर इरेडियंस यानी सौर विकिरण प्राप्त होता है। सरल शब्दों में कहें तो भारत के सबसे धूप वाले क्षेत्रों में कच्छ का नाम सबसे ऊपर आता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 150 मेगावाट तक सौर क्षमता विकसित की जा सकती है। यानी जितनी धूप यहाँ एक दिन में आती है, उतनी धूप दुनिया के कई विकसित देशों को पूरे वर्ष में भी नहीं मिलती। लेकिन केवल सूरज ही कच्छ की ताकत नहीं है। दूसरी ताकत है हवा। ऊर्जा उद्योग में यदि किसी क्षेत्र की औसत पवन गति 6 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसे अच्छा माना जाता है। 7 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कच्छ में कई स्थानों पर औसत पवन गति 8 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। यानी ऊर्जा उद्योग के मानकों के अनुसार ये एक उत्कृष्ट विंड एनर्जी जोन भी है। और यहाँ पर प्रकृति ने कच्छ को एक अनोखा लाभ दिया है। दिन के समय जब सूर्य सबसे अधिक ऊर्जा देता है, तब हवा अपेक्षाकृत कम चलती है। लेकिन रात में जब सौर ऊर्जा शून्य हो जाती है, तब कच्छ की हवाएं तेज हो जाती हैं। यानी दिन में सूरज और रात में हवा, 2 अलग अलग स्रोत लेकिन एक ही लक्ष्य,
24 घंटे बिजली उत्पादन। यही कारण है कि कच्छ को केवल सोलार हब नहीं बल्कि हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी हब कहा जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है जमीन। भारत में किसी भी मेगा परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती होती है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण समय पर ना होने के कारण हाईवेज बनना रुक जाते हैं, परियोजनाएं बहुत देरी से चलने लगती हैं। लेकिन कच्छ के साथ ऐसा नहीं है। ये भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। विशाल नमक रेगिस्तान, सीमित कृषि और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भूमि। यही कारण है कि आज भारत के दो सबसे बड़े उद्योग समूह अडानी और रिलायंस कुल मिलाकर लगभग 10 लाख एकड़ भूमि पर ऊर्जा का विशाल इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। 10 लाख एकड़, इस संख्या को समझना आसान नहीं है। इसका क्षेत्रफल सिंगापुर से लगभग 4 से 5 गुना बड़ा माना जा रहा है। 10 लाख एकड़, इस संख्या को समझना आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर आप ये मान सकते हैं कि सिंगापुर से 4 से 5 गुना बड़ा ये पूरा क्षेत्रफल है जहां पर ऊर्जा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षेत्र जो कई देशों से बड़ा है और जिसका उपयोग केवल ऊर्जा उत्पादन, बैटरी निर्माण, सोलर उपकरण, पवन ऊर्जा और भविष्य की हरित तकनीकों के लिए किया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि आज कच्छ केवल गुजरात का एक जिला नहीं रह गया है, ये भारत की ऊर्जा रणनीति का केंद्र बनता जा रहा है। एक ऐसा केंद्र जहां रेगिस्तान को संसाधन में बदला जा रहा है, जहां धूप को बिजली में तब्दील किया जा रहा है, जहां भारत आने वाले दशकों की ऊर्जा जरूरतों की नींव रखता दिखाई दे रहा है। यदि आप सोचते हैं कि सौर ऊर्जा केवल पर्यावरण का विषय है, तो कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यूरोप CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू कर रहा है। सरल भाषा में, यदि कोई देश अधिक कार्बन उत्सर्जन करके उत्पाद बनाता है तो यूरोप उस पर अतिरिक्त कर लगा सकता है। इसका असर भारत के स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम, रसायन और अन्य निर्यात क्षेत्रों पर पड़ सकता है। यानी भविष्य में सस्ती ऊर्जा ही नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा भी आर्थिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने जा रही है। और यही कारण है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना बड़ा दांव लगा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने लगभग 144 अरब यूनिट बिजली केवल सौर ऊर्जा से उत्पन्न की। आज सौर ऊर्जा भारत की कुल बिजली उत्पादन का लगभग 9.4% हिस्सा है। पवन और सौर ऊर्जा को जोड़ दे तो ये हिस्सा लगभग 14% तक पहुंच जाता है। सिर्फ एक दशक पहले भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों में शामिल नहीं था, लेकिन आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर। भारत आज जापान से भी अधिक सौर बिजली उत्पादन कर रहा है। लेकिन एक सवाल है, यदि सोलर पैनल, सेल्स, वेफर और उपकरण चीन से आए तो क्या ये वास्तविक ऊर्जा स्वतंत्र ऊर्जा कहलाएगी? लेकिन कुछ वर्ष पहले तक भारत बड़ी मात्रा में सोलर उपकरण चीन, वियतनाम और मलेशिया से इंपोर्ट करता था। वैश्विक सोलर मैन्युफैक्चरिंग में चीन का हिस्सा लगभग 80% माना जाता है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुंद्रा और जामनगर जैसे केंद्रों में भारत सिलिकॉन से लेकर वेफर, सेल, मॉड्यूल्स, बैटरीज और साथ ही विंड कंपोनेंट्स तक की पूरी वैल्यू चेन विकसित करने की कोशिश कर रहा है। 2021 में भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 8 गीगावाट थी। 2025 तक ये 140 गीगावाट से अधिक पहुंच गई है और सोलर आयात बिल में भी उल्लेखनीय कमी इस दौरान देखी गई है। 2012 में भारत ने अंधेरा देखा था और अब 2026 में भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है।
कच्छ में बन रहा विशाल ऊर्जा इकोसिस्टम, खावड़ा की 30 गीगावाट क्षमता, जामनगर का विनिर्माण नेटवर्क, मुंद्रा की सोलर वैल्यू चेन और लाखों घरों की बढ़ती भागीदारी संकेत देती है कि न्यू एज सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर भारत ने जो लक्ष्य तय किए हैं वे केवल नीतिगत दस्तावेजों में नहीं, वे जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। इस परिवर्तन का पूरा प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक लंबी और निर्णायक यात्रा शुरू कर दी है और कच्छ उस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बनता दिखाई दे रहा है। नमस्कार।